फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 11th के ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए हम फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन हमारे पास है भू आब, दूसरा ऑप्शन है नाशपाती, तीसरा ऑप्शन है नारंगी, चौथा ऑप्शन है सेब। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नारंगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? का नंबर है अल्फ्रेड हेटनर, खा नंबर है रिचर्ड हॉटसोन, ग नंबर है हम्बोल्ट या फिर घा नंबर है कार्ल रिटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रिचर्ड हॉटसोन। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? हेरोडोट्स, गैलीलियो, इरेटोस्थनीज या फिर अरस्तु। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इरेटोस्थनीज। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया था? ठीक है। लाप्लास, चेम्बरलेन और मोल्टन, इमेनुअल कांट या फिर जेम्स जीन्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जेम्स जीन्स। याद रखेंगे आप। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में कौन सा है? निहारिका परिकल्पना, द्वैतारक सिद्धांत, स्थिर अवस्था संकल्पना या फिर बिग बैंग सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिग बैंग सिद्धांत। अगला जो प्रश्न हमारे पास 6 नंबर का वो है प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? खगोलीय दूरी, स्थल पर दूरी, समय मापने की या फिर प्रकाश की गति। दोस्तों, अक्सर ये इस तरह के प्रश्न में स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं। उसे लगता है कि प्रकाश वर्ष है तो ऑप्शन प्रकाश की गति होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 6, 8, 10 या फिर 12। तो इसका सही ऑप्शन है 8। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है क्या है, देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, भूकंपीय केंद्र कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है या फिर अभिलेखीय केंद्र कहलाता है या भूकंपीय उद्गम केंद्र कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ख यानी कि अधिकेंद्र होगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? समुद्र तटीय भाग, समुद्र के आंतरिक भाग, स्थल के आंतरिक भाग या फिर पर्वतीय भाग। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा स्थल के आंतरिक भाग में सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचेगा। ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? निकेल, लोहा, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग यानी कि ऑक्सीजन होगा। ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? यानी कि भूगर्भ की जानकारी हमें डायरेक्ट कहाँ से मिलती है? भूकंपीय तरंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, ज्वालामुखी या पृथ्वी का चुंबकत्व। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ख यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से पता चलता है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 ईस्वी में किसने प्रस्तावित किया था? अल्फ्रेड वेगनर, मॉर्गन, हैरी हेस या फिर बुलार्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर का होगा यानी कि अल्फ्रेड वेगनर होगा। अगला हमारे पास जो प्रश्न है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं? विसुवियस, फ्यूजियामा, क्रोकोटोवा या फिर एटना।
इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ख यानी कि फ्यूजियामा होगा। ठीक है। अगला हमारे पास जो प्रश्न है वो है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रशांत महासागर, आप याद रखेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है। 5, 6, 7 या फिर 8। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो स्थल भाग है वो मुख्यतः जो है कितने प्लेटों में विभक्त है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ग यानी कि 7 होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। काला सागर, एजियन सागर, टेथिस सागर या फिर पीला सागर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा टेथिस सागर। प्रश्न नंबर 17 की ओर मूव करते हुए हम देखते हैं कि चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अवसादी चट्टान। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है कि खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल या फिर इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास है वो है आग्नेय सेल, इसका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखते हैं कि भूकंप सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। निक्षेप, ज्वालामुखीयता, पटल विरूपण या फिर अपर्दन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर घ होगा यानी कि अपर्दन। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हुए हम देखते हैं कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। 16 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 64 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 32 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर की वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है। वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा क्षोभ मंडल। कॉपी में आप इसे नोट डाउन कर लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो है कि क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। 100 मीटर, 135 मीटर, 165 मीटर या फिर 185 मीटर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 165 मीटर। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा, नाइट्रोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्षोभ मंडल। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो इसका सही ऑप्शन होगा क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस मंडल रेडियो तरंगे वापस लौटाती है। ठीक है। किस मंडल जो है रेडियो तरंगे वापस लौटाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बाह्य मंडल। ठीक है। अगला हमारे पास जो प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है। सापेक्ष आर्द्रता,
निरपेक्ष आर्द्रता, प्रतिदर्श आर्द्रता या फिर संतृप्त आर्द्रता क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका ख यानी कि निरपेक्ष आर्द्रता। अगला जो प्रश्न है वो है कि धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? पर्वतीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में या फिर औद्योगिक क्षेत्र में? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर घ होगा यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है हमारे पास कि इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? पछाब बादल, कपासी बादल, अस्तरी बादल या फिर वर्षा बादल? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा क, पछाब बादल। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास कि संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? ध्रुवीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, विषुवतीय क्षेत्र या फिर मानसूनी क्षेत्र में? तो ऑप्शन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वो होगा विषुवतीय क्षेत्र। ठीक है। अगला जो प्रश्न हमारे पास वो है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में कौन सा है? जल वाष्प, धूल कण, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जल वाष्प। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? संघनन, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन या फिर अवक्षेपण? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा यानी कि वाष्पीकरण होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है कि चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है? पर्वतीय क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र या फिर तटीय क्षेत्र? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तटीय क्षेत्र में चक्रवाती वर्षा सामान्यतः देखने को मिलती है। ठीक है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 है वो है कि सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण। ख नंबर है कि 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच। ग नंबर है 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच। घ नंबर 60 डिग्री से 75 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ख यानी कि 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच। अगला जो हमारे पास प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास कि जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे कहते हैं। ठीक है। जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वापातन, वाष्पीकरण, संघनन या फिर विखंडन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर का होगा यानी कि ऊर्ध्वापतन होगा। अगला जो प्रश्न है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु, पौधे, पौधे और प्राणी, सभी जीवधारी। जैव विविधता का संरक्षण जो है निम्नलिखित में किसके लिए महत्वपूर्ण है? जंतु, पौधे और प्राणी या सभी जीवधारियों के लिए? तो इसका ऑप्शन होगा सभी जीवधारी के लिए जैव विविधता का संरक्षण जो है आवश्यक। अगला जो प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 वो है कि भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है। 1962 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1989 ईस्वी या फिर 1992 ईस्वी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख होगा यानी कि 1972 ईस्वी 1972 में। अगला जो प्रश्न है कि जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर का है कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, हॉटस्पॉट या फिर राष्ट्रीय उद्यान? तो इसको हम लोग कहते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को हम हॉटस्पॉट कहते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1989 में, 1992 में, 22 में या फिर 2010 में?
अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो यही है कि रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1989, 1992 या फिर 2002 या फिर 2010 में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1992 में। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? 1992। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सा भी अगर रामबाण साबित हुआ है, तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच पाए।